हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास 4 में। आज हम कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें सर्कुलर टेबल पर कुछ दोस्त बैठ करके बातें करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना उन कंसेप्ट्स को और समझने की कोशिश करना उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस को। पहले उन सभी क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है हमेशा की तरह, फिर आगे बढ़ेंगे उनका स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं उन कंसेप्ट को जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट और राइट का कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। किसी भी सर्कुलर टेबल में जो बैठे हुए होंगे कितने भी व्यक्ति, जब तक दिया ना जाए कि वो जो भी व्यक्ति हैं वो केंद्र की ओर बैठे हैं मुंह करके या केंद्र के विपरीत दिशा में, तब तक आपने अपनी ओर से नहीं मानना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कह दिया अमन गौरव के लेफ्ट ओर बैठा है, तो अमन केंद्र की ओर भी देख सकता है और केंद्र के विपरीत दिशा में भी, दोनों ही कंडीशन उसमें माननी होगी आपको। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जब उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि भाई 6 व्यक्ति हैं और वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में करना ये होगा, इनके लेफ्ट और राइट में आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा किसका लेफ्ट होगा किसका राइट होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही तो एकमात्र दिक्कत है जो सभी को सामना करना पड़ती है इस दिक्कत का। तो ये कंसेप्ट या तो खुद को इमेजिन कर लीजिए कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, खुद को एज्यूम करके आसानी पड़ जाती है कि मेरा लेफ्ट ये होगा या मेरा राइट ये होगा। या फिर उससे अगर आपको याद ही रखना है, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक व्यक्ति को आपने लेफ्ट और राइट कैसे पता करना है, उसका सिंपल सा तरीका है कि हर एक व्यक्ति के यहाँ पर LR लिखते हुए चले आओ। पहले L लिखना है फिर R, पहले L फिर R, पहले L फिर R, L R L R। लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो लॉजिक लगाएंगे तो होगा ये कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक व्यक्ति के यहाँ पर LR लिखना है जब भी वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे। ठीक है ना। LR का मतलब ये लेफ्ट साइड होगी इसकी, ये राइट साइड होगी। कहने को तो ये पूरी लेफ्ट है, ये कहने को पूरी राइट है, लेकिन जब क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा लेफ्ट और बैठा है अमन गौरव के, तो गौरव को कहीं पर भी फिक्स मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन में। जैसे मैंने मान लिया गौरव यहाँ पर बैठा हुआ है और गौरव के लेफ्ट में बैठा हुआ है अमन। लेफ्ट तो ये पूरी ही है और राइट भी ये पूरी ही है, लेकिन जब तक वो ये स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि लेफ्ट और कौन से स्थान पर बैठा है या राइट और कौन से स्थान पर बैठा है, तो आपने बाय डिफॉल्ट इमीडिएटली नेक्स्ट की बात कर रहा है वो। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे उसने ये कहा कि अमन गौरव के लेफ्ट और बैठा हुआ है, तो अमन इमीडिएटली नेक्स्ट बैठा होगा। नहीं तो वो बोलेगा अमन गौरव के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर बैठा है या लेफ्ट और तीसरे स्थान पर बैठा है, या कोई भी स्थान बोल दे वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उसने कोई भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपने एकदम नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लेना है। ठीक है ना। अब ये तो हुई केंद्र की ओर। अब केंद्र के विपरीत दिशा में अगर बैठे हैं कुछ व्यक्ति, तो क्या करना है, सेम यही कंसेप्ट है। यहां पर LR लिखा था, LR की जगह पर इस बार आपने RL लिखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। पहले R फिर L, पहले R फिर L, पहले R फिर L, पहले R फिर L। ये सब याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा आपको और इसमें लेफ्ट राइट का जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब इससे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब ये सबसे आसान सवाल है। 6 मित्र हैं और 6 के 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अमन गौरव के लेफ्ट ओर बैठा है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जहां पर भी आप मान सकते हो अमन, कहीं पर भी अमन गौरव के लेफ्ट ओर बैठा है, अमन या गौरव में से कोई भी एक फिक्स कर लो, और हमेशा हर जगह पर आप कहीं पर भी फिक्स करने की कोशिश करोगे, हमेशा क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए मैंने अमन को यहाँ फिक्स कर लिया, अब इसे चेंज मत करना। ठीक है ना, क्योंकि अमन जो बैठा हुआ है वो गौरव के लेफ्ट में है, तो डेफिनेटली गौरव यहां पर रहा होगा। ये गौरव की लेफ्ट साइड हुई, ये राइट साइड। समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं, अभी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, बताया मैंने आपको।
ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में LR लिखते हुए जाते हैं। जैसे उसने ये कहा कि अमन गौरव के लेफ्ट ओर बैठा है, फिर उसके बाद अगली लाइन में उसने ये कह दिया कि हेमंत अभिनव और रोमिल के बीच में है, लेकिन अभिनव किस तरफ है और रोमिल किस तरफ है ये आपको नहीं पता। इतना जरूर पता है कि हेमंत अभिनव और रोमिल के बीच में है, लेकिन अब अभिनव किस साइड में है और रोमिल किस साइड में है ये आपको मेंशन नहीं किया गया है। तो इस बात से केवल इस लाइन से मुझे जो समझ में आया है कि हेमंत कभी भी यहाँ नहीं बैठ सकता। ये कंसेप्ट समझना, वैसे तो अगली लाइन में क्लियर ही हो जाएगा कि कौन कहाँ पर बैठेगा, लेकिन किस लाइन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हेमंत नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पर अमन है, अमन और कोई दूसरे व्यक्ति के बीच में हेमंत आ जाएगा, जबकि मुझे अभिनव और रोमिल के बीच में ही हेमंत को बिठाना था। तो इस बात से क्लियर हो गया हेमंत ना तो यहाँ पर बैठ सकता ना यहाँ पर, क्योंकि गौरव और दूसरे व्यक्ति के बीच में आ जाएगा और ये अभिनव और रोमिल के बीच में आना है। तो हेमंत का प्लेस या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों प्लेस में से कौन सा होगा वो मुझे अभी तक नहीं पता है, जो कि अगली लाइन में क्लियर हो ही जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा है कि अमन और अभिनव के बीच में संजय बैठा है, भाई अमन तो फिक्स है, तो इसका मतलब या तो अभिनव यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर अभिनव नहीं आ सकता है क्योंकि अमन और अभिनव के बीच में गौरव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अमन यहाँ पर फिक्स है तो अभिनव को यहीं पर फिक्स होना पड़ेगा, और अभिनव और अमन के बीच में संजय को बिठाना है तो संजय यहाँ पर आ जाएगा। और अभिनव की पोजीशन अगर आपको पता लग गई है तो हेमंत की भी क्लियर हो गई कि हेमंत तो यहीं पर आएगा भाई। और हेमंत बैठा किस किस के बीच में था, अभिनव और रोमिल के। और इस बात से मुझे हर एक की पोजीशन पता लग चुकी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसा कि इस सवाल में पूछा गया है गौरव के राइट और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है ना, गौरव तो ये फिक्स है यहाँ पर, इसके राइट साइड में दूसरा कौन बैठा है, हेमंत बैठा हुआ है। ठीक है, अब कुछ भी पूछ सकता था वो, अमन के लेफ्ट और दूसरे में पूछ ले, रोमिल के राइट और दूसरे में पूछ ले, या किसी भी पोजीशन को पता कर सकता है वो आपसे। इस क्वेश्चन में आपसे पता किया है कि गौरव के राइट और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हुआ, हेमंत। इस क्वेश्चन का आंसर है हेमंत। क्लियर है बात? काफ़ी आसान सवाल था। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि जब तक उनकी कोई भी पोजीशन नहीं बताई गई है, अपनी ओर से नहीं मानना है कि वो केंद्र की ओर देख रहे हैं या केंद्र के विपरीत दिशा में। यही बात क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सवाल दे देता हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब सवाल आपने सही से पढ़ लिया होगा और ट्राई भी कर लिया होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। छह मित्र बैठे हुए बात कर रहे हैं सर्कुलर टेबल में, ठीक है ना। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मुझे नहीं पता किसका फेस किस साइड में है, लेकिन क्वेश्चन के बीच बीच में वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा कि किसी का भी फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसा ही उसने पहली लाइन में कहा है कि अमन का फेस गौरव की ओर है, ठीक है, तो जहां आपका मन करे वहां पर अमन और गौरव को फिक्स कर सकते हो आप। वो आमने सामने बैठेंगे ना, ये तो पता लग चुका है अमन का फेस किधर है, गौरव की ओर, तो मैंने अमन को यहाँ पर मान लिया और डेफिनेटली अमन केंद्र की ओर देख रहा होगा। ठीक है, अब इसका फेस गौरव की ओर है तो गौरव यहां पर ही बैठा है। अमन का फेस गौरव की साइड में है तो अमन, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं, गौरव का फेस भी हम अमन की साइड कर देते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझना। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, जरूरी थोड़ा ही ना है कि आप भी मेरी तरफ ही देख रहे हो। मेरी बात समझना कि अमन का फेस गौरव की ओर है, गौरव का फेस भी अमन की तरफ हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि गौरव को मान लेते हैं कि वो केंद्र की ओर देख रहा है, जबकि गौरव के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो सेंटर की ओर देख रहा है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही ये कहा गया
तो मुझे एकदम से पता लग गया कि इसमें 2 केस बनने हैं। अमन तो यहीं पर फिक्स हो गया, गौरव यहां पर आ गया। अब गौरव केंद्र की ओर भी देख सकता है और केंद्र के विपरीत दिशा में भी, वो क्लियर हो जाना है अगली लाइन में। दोनों केस को पैरेलली लेकर के चलूंगा मैं, ताकि आपको कोई भी गलती का सामना ना करना पड़े। उसने जैसे ये कहा अमन का फेस गौरव की ओर है, जो कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर भी होती है कि आपको यही नहीं समझ में आता कि वो जो अगली लाइन बोल रहा है वो अमन के बारे में बोल रहा है या गौरव के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो भी फिक्स होता है बात उसी के बारे में होती है। उसने ये कहा ना अमन का फेस गौरव की ओर है, जो कि रोमिल के लेफ्ट ओर। ठीक है, मैं पहली चीज अब मानने जा रहा हूं कि रोमिल यहां पर है और वो केंद्र की ओर देख रहा है। एक केस में तो अंदर की तरफ दिखाया, दूसरे केस में रोमिल को बाहर की तरफ भी दिखाऊंगा मैं। उसने ये कहा गौरव रोमिल के लेफ्ट ओर है, रोमिल की साइड लेफ्ट यही है, राइट यही है, तथा शरद के राइट ओर है। भाई शरद यहां होगा। अब शरद को मजबूरन अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक चीज मानी है कि रोमिल देख रहा है केंद्र की ओर, रोमिल केंद्र की ओर देख रहा है, रोमिल के लेफ्ट ओर आना है और शरद के राइट ओर आना है। अगर मैं शरद को बाहर की तरफ देखने लग जाऊं तो यहां पर ये उसकी लेफ्ट साइड आ जाएगी, जबकि मुझे किधर बिठाना है, शरद के राइट ओर। तो मजबूरी बन गई शरद को केंद्र की ओर दिखाना। ये लेफ्ट साइड हो जाएगी इसकी, ये राइट साइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये शरद की राइट साइड में गौरव बैठा हुआ है। तो ये इस बात से क्लियर हो गया है। अब मुझे यहां पर रोमिल को बाहर की तरफ भी लेना पड़ेगा। एक केस कंसीडर किया कि रोमिल देख रहा है केंद्र की ओर, तो यहां पर रोमिल को मैंने दिखाया बाहर की तरफ। रोमिल जब बाहर की तरफ देखेगा तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये राइट साइड, ये आपको पता है। यहां पर एल आर लेते हैं, यहां पर आर एल लेते हैं। रोमिल के लेफ्ट साइड कौन आ गया, गौरव। अब मजबूरी बन गई है शरद को यहीं पर बिठाना है। शरद के ये हमें राइट ओर बिठाना था। अगर शरद अंदर को देखने लग जाए गलती से तो वो उसके क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड, जबकि मुझे शरद के राइट ओर बिठाना है। तो यहां मजबूरन शरद को बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन में उसने कहा था कि रोमिल विनोद के लेफ्ट ओर बैठा हुआ है, तो विनोद यहां पर बैठा होगा, क्योंकि इस साइड तो गौरव पहले से ही फिक्स है ना, और यहां पर कौन है, विनोद। विनोद के लेफ्ट ओर ये आने का मतलब ये हुआ विनोद को मजबूरन कहां देखना पड़ेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर ले जाऊंगा तो ये राइट साइड आ जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके। अब विनोद को अंदर की तरफ बिठा दिया है तो विनोद को बाहर की तरफ भी बिठाना पड़ेगा, और विनोद का एकमात्र केस बचा है इस कंडीशन में कि विनोद यहीं पर आएगा और विनोद को मजबूरन बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, तभी, क्योंकि बाहर की तरफ देखेंगे तभी तो ये लेफ्ट साइड में आ पाएगा। ये विनोद की लेफ्ट साइड में बैठा था रोमिल, इस कंडीशन में एल आर था, यहाँ पर आर एल है, ये देखिए। अब वैसे तो मुझे पता है छठा व्यक्ति यहीं पर आएगा, लेकिन फिर भी उसने गौरव की पोजीशन बताने के लिए आपको बता दिया है कि संजय गौरव के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। गौरव ये है, इसको मजबूरन अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेस पर लाने के लिए संजय को, ये जब अंदर की तरफ देखेगा ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड, तो लेफ्ट और दूसरे पर, ये लेफ्ट और पहला, ये लेफ्ट और दूसरा, लेफ्ट और दूसरे पर कौन बैठा हुआ है, संजय। अब यहां पर मुझे पता है यही प्लेस खाली है ना, यहीं पर आना है संजय, लेकिन फिर भी गौरव अंदर की तरफ देखेगा या बाहर की तरफ, उसे क्लियर करने के लिए आपको ये लाइन दी हुई है कि गौरव के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर संजय है। तो संजय यहां आ गया, और ये दोनों ही अपने आप में सही है। जैसा ही इस क्वेश्चन पर मैंने पूछे हैं आपसे 3 सवाल। पहला सवाल तो ये है कि अमन के लेफ्ट ओर कौन बैठा हुआ है। अब जैसे ही अमन के लेफ्ट ओर आपने ये केस कंसीडर करा तो अमन के लेफ्ट ओर कौन आ गया है, विनोद। लेकिन इस वाली कंडीशन में अगर आप देखो, यहां तो विनोद है और यहां लेफ्ट ओर कौन है, संजय। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बहुत ध्यानपूर्वक लिखना कि अमन के लेफ्ट ओर कौन होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर है या तो होगा विनोद
और या फिर होगा संजय। इन दोनों में से कौन होगा ये आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, विनोद या संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक बात ध्यान रखना, यहां अमन के अलावा किसी से भी पूछेगा ना, आंसर दोनों साइड से सेम ही आना है। जैसे कि मैं अगर रोमिल से बात करूं, रोमिल के लेफ्ट और दूसरे पर कौन है, शरद है। यहां पर भी रोमिल के लेफ्ट और दूसरे पर कौन है, शरद है। यही दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है कि रोमिल के लेफ्ट और दूसरे पर कौन है, तो उसका आंसर दोनों ही साइड से क्या है, फिक्स है, शरद। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भाई यहां पर गौरव के लेफ्ट और कौन बैठा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, शरद। गौरव के लेफ्ट और इधर भी कौन बैठा हुआ है, शरद। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक दिया ना जाए सवाल में कि किसी का भी फेस केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत दिशा में है, अपनी ओर से नहीं लगाना है, वरना ये क्वेश्चन आप गलत करते हुए चले जाओगे। जैसा कि ये पहला सवाल ध्यान रखना, अमन से कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा, इसमें दोनों ही कंडीशन में अमन केंद्र की ओर देख रहा है, इसलिए दो केस बने हैं इसमें, और पहले क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आया होगा अगर आपने कोई भी एक केस फिक्स मान लिया होगा तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर इससे आगे देखते हैं इसी के जैसा एक आसान सवाल। क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, काफ़ी आसान सवाल था ये। 4 फ्रेंड जो कि कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं तो उनका फेस कैरम की साइड ही होगा, नॉर्मल कंडीशन लेकर के चलनी होती है हमें। जिसमें उसने मेंशन किया है P का पार्टनर है R और S का पार्टनर है Q। कैरम में जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो आमने सामने फेस करके बैठे हुए होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं वो। तो यहाँ पर उसने सिर्फ एक लाइन दी है कि S R के राइट ओर है, जिसका फेस वेस्ट की साइड में है। मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ ये कन्फ्यूज़न होता है कि R का फेस है वेस्ट की साइड में या फिर S का फेस है वेस्ट की साइड में, पश्चिम की ओर, किसका फेस है इन दोनों में से। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये मेंशन किया था कि जिस भी व्यक्ति के बारे में बात होगी वो फिक्स होगा। मतलब इन दोनों में से आपने ये देखना है कि फिक्स है कौन, R या फिर S। तो यहाँ पर देखिएगा S R के राइट ओर बैठा हुआ है ना, तो R फिक्स हुआ, तो इसलिए इसमें बात हो रही है R के बारे में। R देख रहा है वेस्ट में, तो R यहाँ हुआ, ठीक है ना। S यहाँ हो गया, R के राइट ओर कौन है, S, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। और जैसे ही R यहाँ पर आ गया, P यहाँ आ गया, और P यहाँ आ गया, तो S का पार्टनर कौन था, Q। और यही पूछा हुआ था सवाल में, Q का फेस किस डायरेक्शन की ओर है, तो Q का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे ईस्ट लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने डायरेक्शन पढ़ाई थी, और डायरेक्शन में आपको ये भी पता है कि ऊपर की साइड नॉर्थ, इधर ईस्ट, ये वेस्ट और नीचे साउथ होती है। ये चीज़ आप सभी को पता है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही उसने कहा है अमन गौरव के लेफ्ट ओर बैठा हुआ है, तो कहीं पर भी गौरव को फिक्स कर लीजिए और उसके लेफ्ट में अमन को फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया गौरव को। अब इसकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गौरव की लेफ्ट साइड ये रहेगी, ठीक है ना, और लेफ्ट में कौन है, अमन है, ये अमन आ गया है। फिर उसने अगली लाइन में ये कहा है कि विनोद संजय और रोमिल के बीच में है, संजय और रोमिल के बीच में है, लेकिन किधर
संजय बैठा हुआ है और किधर रोमिल, ये बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है इन दोनों के बीच में विनोद बैठेगा, ये कंफर्म बात है। विनोद यहाँ तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि ना तो ये संजय है ना ये रोमिल, इसलिए विनोद की पोजीशन ये कभी नहीं हो सकती। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले सवाल में। सेम इसी तरीके से विनोद यहाँ भी कभी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर बैठा है गौरव, वो गौरव और कोई दूसरे व्यक्ति के बीच में आ जाएगा। तो इससे बात मुझे ये पता लगी है विनोद या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर। इन दोनों पोजीशन में से कौन सी विनोद की पोजीशन होगी वो अगली लाइन में क्लियर हो ही जाना है, क्योंकि उसने ये कहा है विनोद के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर, विनोद के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर शरद बैठा हुआ है। अगर मैं विनोद को यहां बिठाने की कोशिश करूंगा, उसकी लेफ्ट और पहला, लेफ्ट और दूसरे पर गौरव फिक्स हो जाएगा। तो इससे कंफर्मेशन ये मिल गई विनोद की ये पोजीशन तो नहीं हो सकती है। विनोद यदि यहां पर नहीं बैठेगा तो विनोद की एकमात्र पोजीशन बची ये। समझ में आई कुछ बात? विनोद के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर शरद को बैठना है, तो विनोद तो यहां पर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहां बिठाऊंगा तो लेफ्ट और दूसरे पर कौन आ जाएगा? गौरव। और विनोद जैसे ही यहां पर आया है, इसके लेफ्ट और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन फिक्स हो गया? शरद। और शरद यहां पर फिक्स हो गया तो मुझे पता था विनोद संजय और रोमिल के बीच में बैठा हुआ था। तो यहां पर संजय या रोमिल में से कोई एक आएगा, किधर भी फिक्स मत कर देना आप। जैसे ही क्वेश्चन में आप फिक्स कर दोगे संजय को एक साइड और रोमिल को दूसरी साइड, तभी क्वेश्चन में आप गलत कर दोगे। तो इसलिए संजय या फिर रोमिल दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन सा एक आएगा वो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। और इस पर बेस्ड मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हुए हैं, जिनमें से पहला सवाल यही है कि बता दीजिएगा गौरव के राइट और दूसरे स्थान पर कौन है। ये गौरव है, इसकी राइट और दूसरे स्थान पर संजय या रोमिल में से कोई एक है, लेकिन कौन सा एक है वो बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ संजय या फिर रोमिल, लेकिन कौन एक है इसकी कंफर्मेशन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि बताइएगा शरद से विनोद का स्थान कौन सा है। शरद से विनोद का स्थान, भाई ऑप्शन में अगर होता राइट और दूसरा, ठीक है ना, या फिर लेफ्ट और चौथा, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम बच्चे लगा देते हैं आंसर इनमें से कोई नहीं, जबकि वो गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा राइट से तीसरा। लास्ट क्लास अगर आपने ध्यान से देखी होगी, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में से और के का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। भाई राइट और दूसरा वही होगा जो राइट से तीसरा होगा। मतलब कहने का ये है राइट से तीसरा बराबर होता है राइट और दूसरे के, ये दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है ना। राइट और दूसरा बोले या राइट से तीसरा बोले, क्योंकि से वाले केस में खुद को इंक्लूड करके चलते हैं और के वाले केस में आगे से स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में ही, ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंदी भी होगा, लेकिन उसे स्क्रीन को पॉज करके पहले ट्राई जरूर करना है, तभी आगे की बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आठ मित्र हैं, 4 जो कोनों पर बैठे हुए हैं उनका फेस तो केंद्र की ओर है, स्क्वायर शेप टेबल है, और जो भुजा के मध्य पर हैं वो केंद्र के विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब उसने पहली लाइन पर ये कहा है P किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। भाई 4 कोने हैं मेरे पास, 4 में से किसी भी एक कोने पर फिक्स कर दीजिए P को। सपोज करिए मैंने यहाँ फिक्स कर दिया P को, ठीक है। P के राइट और तीसरे स्थान पर S बैठा हुआ है। P यहाँ पर फिक्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, S यहीं पर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P के राइट और तीसरे स्थान पर S बैठा हुआ है, और Y ना तो P का पड़ोसी है ना ही S का। अब Y ना तो यहाँ पर आ सकता है ना यहाँ पर,
ना ये पोजीशन हो सकती है ना ये, तो y के लिए 2 प्लेस खाली हैं, या तो इस प्लेस पर या इस पे। अब इन दोनों में से कहाँ पर y बैठेगा ये आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए आपने दूसरा केस इसके पैरेलली ही बनाना होगा और उनमें से कोई एक केस ही लास्ट तक जा पाएगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आगे पजल फॉर्म आ जाती है, वो हम पजल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P फिक्स था, यहाँ पर S फिक्स था। एक केस में मैं y को फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर, एक केस में y को फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर। इन दोनों केस में से ही कोई एक केस लास्ट तक जाएगा और वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है, नेक्स्ट लाइन में बताया है R किसी भी भुजा के मध्य पर नहीं बैठा हुआ है ना, तो R किसी एक कॉर्नर पर बैठा होगा, या तो यहाँ या यहाँ, ना यहाँ, ठीक है। इसमें भी ये 2 प्लेस खाली है R के लिए, लेकिन एक कंडीशन और दी है, R Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो R इस वाले केस में, केस फर्स्ट में, ना तो यहाँ पर बैठेगा ना यहाँ, तो यहाँ तो कंफर्मेशन मिल गई है R यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास पता नहीं है अभी भी, R यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिली है तब जब ये कहा है P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। P और V के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है तो V या तो यहाँ पर आना था या यहाँ तो Y फिक्स कर रखा है, तो डेफिनेटली V यहीं पर आया होगा इस वाले केस में। और यहाँ पर P और V के बीच में जब एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो V यहाँ आ गया है भाई। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही उसने नेक्स्ट लाइन में ये कहा है कि R के राइट और तीसरे स्थान पर T बैठा हुआ है। अब R तो यहाँ पर है भाई, यहाँ से राइट और तीसरे स्थान पर तो Y बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो ये बात क्या हो गई है, बिल्कुल समाप्त। अब यहाँ पर R के राइट और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, R कहाँ था फिक्स, R तो यहीं पर आना था ना। R के राइट और तीसरे स्थान पर कौन आना है, T। ये वाला केस समाप्त हो चुका है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे उसने ये कहा R के राइट और तीसरे स्थान पर T आएगा, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ Y है, इसलिए केस क्या हो चुका है, समाप्त। अब यहाँ पर R ये बैठा हुआ है, क्योंकि R किसी एक कोने पर बैठा हुआ था और यही एक कोना खाली था अभी, क्योंकि P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति था तो V यहाँ आ गया था और Y यहाँ पर फिक्स कर रखा था। R के राइट और तीसरे स्थान पर T आ गया, बैठ गया यहाँ पर T, ठीक है। अब मुझे ये भी कहा, नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि जो W है वो V का पड़ोसी नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब W या तो यहाँ आना था या यहाँ आने से मना कर दी गई है क्वेश्चन में, तो W डेफिनेटली यहीं पर आया होगा, ठीक है। अब बचा हुआ लास्ट व्यक्ति Q यहीं आएगा और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि R के राइट और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। R तो ये है, इसके राइट और दूसरे पर कौन है, Y। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्या हुआ, Y। और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड ऑड वन आउट, इन दिए गए 5 विकल्पों में से अलग कौन सा है। मतलब ऑप्शन ये दिए हुए हैं S, T, W, Q और V। तो ये देखो इन चारों के फेस तो हैं बाहर की तरफ, इनमें से V का फेस है अंदर की तरफ, तो इनमें से अलग कौन हो गया, V हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, V। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका V। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने की पूरी कोशिश करी होगी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पजल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से हम कर रहे हैं और इस सवाल को आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन दी हुई है, 8 व्यक्ति हैं, इसे देख करके ही कुछ बच्चे तो घबरा गए होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है सभी का फेस केंद्र की ओर है एक, और हर कोई M से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है।
मतलब पूरा m की फैमिली ट्री बनाया हुआ है इसमें। अगर क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखोगे तो उसमें बताया हुआ है m है, m की वाइफ दी हुई है, m मेल है, ठीक है ना, m की मदर भी दी हुई है, m के फादर भी दिए हुए हैं, m का भाई भी है, m की बहन भी है, m का बेटा भी है और m की बेटी भी है। यही 8 मेंबर दिए हुए हैं जो किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड हैं, बताया हुआ है सवाल में। और उसमें पहली लाइन जो दी हुई है वो ये दी हुई है, Q और L के बीच में कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब Q और L कहीं पर भी फिक्स मान सकते हो, और Q अगर यहाँ है तो L इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को आपने पूरा एक बार पढ़ लिया है, जैसे ही बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन पहले आपने पढ़ना है ढंग से, फिर उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जैसे ही उसने ये कहा Q और L के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो आपने 2 केस कंसिडर करने स्टार्ट कर दिए, जबकि Q और L से रिलेटेड एक लाइन लास्ट में दी हुई है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, जहाँ पर भी क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है Q और L के बीच में 2 व्यक्ति है और L जो है ना वो Q के कहीं भी राइट पर बैठा हुआ है, तो मैंने पहले ही फिक्स कर लिया है कि Q यहाँ पर फिक्स है। अब इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है इसका रिलेशन M से क्या है, वो बाद में क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तभी पता लग जाएगा। Q के राइट और दूसरे स्थान पर, मतलब Q और L के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं ना, तो 1 और 1 2, L यहाँ पर आ गया, यह आ गई। अभी तक इसका जेंडर डिफाइन नहीं है क्योंकि Q और L के बीच में 2 आने हैं और Q के राइट और कहीं पर भी बैठा हुआ है, ठीक। Q के लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये। नेक्स्ट लाइन ये दी हुई है, M Q के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, Q यहाँ फिक्स है। अब ये लाइन आपके काम में आ जाएगी, M तो यहाँ पर आ गया फिर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व होता है। अब देखो मेरे पास सॉल्व यहाँ पर M Q और L फिक्स हो चुके हैं, तो मुझे क्वेश्चन में सर्च करना है इन तीनों से रिलेटेड क्या बात दी हुई है। जैसे अगली लाइन ये दी हुई है कि जो L है ना और M की जो सिस्टर है उनके बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और 8 व्यक्ति में 3 व्यक्ति बीच में बैठने का मतलब ये होता है अपोजिट ही आएगा जो भी व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे उसने कहा L और M की बहन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, चाहे इधर से देख लीजिए या इधर से देख लीजिए, 3 व्यक्ति हैं तो वो डेफिनेटली अपोजिट ही होगी। मतलब M सिस्टर जो है वो यहीं पर आएगी, ठीक है। ये रिलेशन मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका नाम जो भी होगा वो आगे बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जैसे ही ये कहा गया कि जो M का बेटा है वो M की बहन के राइट और दूसरे स्थान पर है। M की बहन तो यहाँ है तो इसकी राइट और दूसरे स्थान पर M का बेटा इस जगह पर आ जाएगा, ये M का बेटा यहाँ आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसने कहा है M के बेटे और S के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब यहाँ देखो M का बेटा और S के बीच में एक व्यक्ति आने का मतलब तो ये हुआ या तो ये होगा S या ये होगा, ये तो पहले से ही पता है L है, तो डेफिनेटली S कौन होगा, M की सिस्टर को ही S नाम दिया गया है। ये बात समझ गई होंगे आप। स्टेप बाय स्टेप चलना है, और यही मैंने आपको बार बार बताया है कि यहीं से आगे पजल स्टार्ट हो जाएगी ना जब, तब ये क्वेश्चन ही काम में आएंगे आपके। ये पजल फॉर्म ही है, लगभग इसी से स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन R के राइट और जे आना है, लेकिन R ना तो बेटा हो सकता है और ना ही माता हो सकती है M की, तो इसका मतलब R और J यहाँ तो नहीं आएंगे। तो R का एकमात्र प्लेस क्या हुआ, ये, और J कहाँ आ गया, ये। क्लियर हो गई बात। अब उसने ये कहा है S M की माता का निकटतम पड़ोसी है, तो S तो ये है, M की माता का पड़ोसी होना, ये तो M खुद है, तो इसका मतलब ये हुआ ये M की माता है, M की माता का निकटतम पड़ोसी S होना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कौन रही होगी, M की माता जी रही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में ये कहा गया है M की माता तथा M के भाई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
एम की माता तथा एम के भाई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एम की माता ये है, तो एम के भाई डेफिनेटली आर ही होगा, क्योंकि मैंने कहा है 3 व्यक्ति आने का मतलब ही क्या है 8 में से 1 2 3, 1 2 3 किधर भी चले जाइए, एम का भाई कौन है, ये एम का भाई है आर। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट लाइन में उसने ये कहा है एम की जो पुत्री है वो एम के भाई के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर बैठी है। भाई लेफ्ट और दूसरे स्थान पर एम की बेटी बैठी हुई है, तो ये एम का भाई है। एम की बेटी कहाँ आनी है, ये लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट और दूसरे स्थान पर यहाँ एम की बेटी आनी है, तो ये एम की बेटी की प्लेस हो गई। ठीक हो गई बात। फिर ये कहा गया है जो एम के फादर हैं वो एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम ये है, तो इसका मतलब ये हुआ एम के फादर ये नहीं हो सकते हैं। अब मेरे पास देखिए ये प्लेस और ये प्लेस और ये प्लेस पहले से ही ऑक्यूपाइड है। अब सिर्फ और सिर्फ ये 2 जगह बची थी और इसमें मेंशन हो चुका है कि एम के जो फादर हैं वो एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली एम के फादर ये रहे होंगे। ठीक है। फिर वैसे भी बताया ही गया है नेक्स्ट लाइन के ये कि एम और एम के फादर के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, इधर से काउंट करोगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा एम और एम के फादर के बीच में 4 व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये सही है, हम क्वेश्चन में सही बढ़ रहे हैं। लेकिन एक लाइन ये दी हुई है कि जो एम की वाइफ है वो के राइट और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। अब देखो एम की वाइफ तो डेफिनेटली यही होनी है ना, क्योंकि यही प्लेस खाली बचा हुआ है हमारे पास, ये डेफिनेटली एम की वाइफ आनी है। लेकिन इस लाइन से मुझे ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन है, एम का बेटा है या एम की बेटी है। अब देखो ये राइट और तीसरे पर होनी है तो के को यही होना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा तो राइट और चौथे पर आ जाएगी। तो इससे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि एम की पुत्री का नाम ही क्या है, के है। ठीक, क्योंकि के राइट और तीसरे स्थान पर एम की बेटी आनी है। अब बचा हुआ जो 8वां व्यक्ति है ओ, वो यहीं पर आएगा। एम के बेटे का नाम क्या हो गया, ओ। और इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन बैंकिंग में आता है इस टाइप के क्वेश्चन 5 सवाल इसी पर बेस्ड होंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट के मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बैंकिंग साइड में याद आते हैं। सभी एग्जाम में वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और इस पर बेस्ड आपसे 4 से 5 सवाल पूछ लेता है। मैंने इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड ये है कि आर के राइट और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो आर के राइट और दूसरे स्थान पर एम खुद है, और यही इसके पहले क्वेश्चन का आंसर भी है एम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा हुआ है के और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं यदि गिनती के लेफ्ट से स्टार्टिंग करी जाए। यहां पर के है, ये राइट साइड है के की, ये लेफ्ट साइड है। के लेफ्ट में के और एल के बीच में पूछा है ना कितने व्यक्ति हैं। अगर मैं बोलता स्टार्टिंग के राइट में है तो एक भी नहीं यानी 0 आता, लेकिन लेफ्ट से बोला है तो यहाँ पर 6 व्यक्ति आ जाएंगे, 2 4 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। के और एल के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं यदि गिनती के लेफ्ट से स्टार्ट की जाए तो। ठीक है। अब ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। इस पर बेस्ड 5 सवाल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब इसकी क्वेश्चंस आप किसी भी किताब से लगा सकते हो, वो अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने आपको सभी कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आप उन पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे, हम लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।